नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। पॉलिटी की लेक्चर सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रखे हैं, जिसमें लास्ट लेक्चर हमारा राष्ट्रपति से संबंधित था। उसमें हमने देख लिया राष्ट्रपति के विभिन्न अनुच्छेदों को, जिसके तहत कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन से अनुच्छेद में चर्चा है, उनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, उनका निर्वाचन कैसे होता है, उनके निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं, इसके साथ साथ उनका निर्वाचन की प्रॉपर रीति, उसका तरीका क्या है, किस तरीके से होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है, जिसमें हम देखते हैं कि कुल सांसद का जो मत वैल्यू होता है, कुल सांसद का, एमपी का, वो बराबर होता है कुल विधायक के मत वैल्यू से। तो ये हम लोग सारे चीज को हमने देखा कि राष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है, तो महाभियोग के द्वारा। तो हमने राष्ट्रपति से रिलेटेड बहुत सारे तथ्यों को देख लिया। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 52 के बारे में बताते हैं। अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आप इसे ऐसे ध्यान रखेंगे, चूंकि संघ के बारे में जो स्टार्टिंग अनुच्छेद है वो 52 है, 52 से लेकर के यह स्टार्ट होता है। तो सबसे शुरू में संघ का अगर मान लिया जाए कि सबसे फर्स्ट, सबसे स्टार्टिंग, सबसे सर्वोच्च नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति है केंद्र का। केंद्र क्या, पूरे भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन है, राष्ट्रपति है। तो सबसे पहला जो अनुच्छेद होगा वो किसके नाम से होगा, राष्ट्रपति के नाम से। तो अनुच्छेद 52 यह व्यवस्था करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। 53 में यह बताया जाता है कि राष्ट्रपति जो है वो अपने कार्यपालिका, चूंकि ये राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, तो इसलिए राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका की शक्ति को या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से यूज करेगा। ठीक है। 54 में बताया जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होगा, कैसे होगा। आप 54 और 55 दोनों को एक साथ पढ़िएगा, क्योंकि 54 में बताया जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल से होगा, जिसमें सदस्य कौन कौन होंगे ये हमने लास्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर दिया था, जिसमें संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, निर्वाचित, मनोनीत नहीं। और 55 में इसके निर्वाचन की रीति अर्थात तरीका, क्या तरीका होगा, तो वो तरीका अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय व्यवस्था है। इसके बारे में विस्तार से हमने चर्चा कर लिया था, आप देख लीजिए मेरा प्रीवियस वीडियो को। फिर 57 में व्यवस्था किया गया पुनर्निर्वाचन का, कि क्या भारत का राष्ट्रपति जो एक बार बन चुका है दोबारा हो सकता है, 2 बार बन चुका है 3 बार हो सकता है, या कितना बार तक बन सकता है। तो अमेरिका में सिर्फ 2 बार की व्यवस्था है, हाईएस्ट 2 बार तक के वो बन सकता है, लेकिन भारत में अनगिनत टाइम, जबकि भारत में सिर्फ एक राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ऐसे हुए हैं जो सिर्फ 2 बार बने हैं, उसके अलावा बाकी कोई भी आदमी 2 बार या 2 बार से ज़्यादा नहीं बन पाए राष्ट्रपति। 58 में आहर्ता के बारे में है। 60 में शपथ, इसका शपथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलवाते हैं। 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। 61 में क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में है। चलिए, तो यहाँ तक हमने देख लिया था। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में। इससे पहले एक और कुछ चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति भारत के बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति करता है, उनमें सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। आपको पता भी होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मंत्री जितने भी होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, अर्थात राष्ट्रपति कभी भी चाहे तो उन्हें हटा सकता है। परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। व्यवहार में राष्ट्रपति तभी किसी मंत्री को हटाते हैं जब प्रधानमंत्री सलाह देते हैं कि हाँ, इस मंत्री को बर्खास्त किया जाए। ठीक है, ऐसे जनरली राष्ट्रपति नहीं हटाते हैं। और आप जानते होंगे कि मंत्रिपरिषद जो होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद अर्थात कार्यपालिका जो है वो विधायिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन हर एक मंत्री इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो कौन उसे अपॉइंट कर रहा है, राष्ट्रपति। तो इस कारण व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होता है और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। ये आप ध्यान रखिए, कई एग्जाम में पूछता है कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होता है, तो राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति ही किसी मंत्री को नॉमिनेट करते हैं, भले वो प्रधानमंत्री के सलाह पर करें, लेकिन आखिरकार वो शक्ति तो राष्ट्रपति के पास ही है। उसके बाद महान्यायवादी, हम पढ़ेंगे इसके बारे में इसी चैप्टर में, आगे पढ़ेंगे। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग, महालेखाकार नियंत्रक परीक्षक, कैग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त,
इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा। किसी राज्य के राज्यपाल या उपराज्यपाल या प्रशासक, आप बोलेंगे उपराज्यपाल क्या है, प्रशासक क्या है, तो देखिए किसी राज्य में जो संवैधानिक प्रमुख होता है उसे राज्यपाल कहते हैं, लेकिन किसी केंद्र शासित प्रदेश में जो संवैधानिक प्रमुख होता है उसे कहीं राज्यपाल उपराज्यपाल कहा जाता है। जैसे दिल्ली में उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर जो बना है यहाँ भी उपराज्यपाल कहा जाता है। तो और कुछ जगह प्रशासक कहा जाता है, जैसे चंडीगढ़ में प्रशासक कहा जाता है। तो इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में अलग अलग नाम दिया गया है। उसके अलावा वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति भी करता है। इसके साथ साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग, महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग इत्यादि के सदस्यों की नियुक्ति भी या और अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा आज का जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों से स्टार्ट हो रहा है। हम अभी तक देख लिए कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। क्या होता है? कार्यपालिका का प्रमुख होता है, अर्थात शासन संबंधी जितने भी काम किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन वास्तविक प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री क्यों होता है? क्योंकि भले ही राष्ट्रपति के नाम से काम किए जाएं, पर सारे काम या सारे कार्य की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री के पास में होती है और प्रधानमंत्री के सलाह के हिसाब से ही राष्ट्रपति काम करते हैं। अर्थात राष्ट्रपति वही काम करते हैं जो प्रधानमंत्री सलाह देते हैं। तो इस कारण वास्तविक प्रमुख जो हो गए वो हमारे प्रधानमंत्री हुए और हमारे संवैधानिक प्रमुख जो हैं वो राष्ट्रपति हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति जो अपनी कार्यपालिका की शक्ति है या ये भारत का सर्वप्रथम नागरिक है या इनके जितनी भी शक्तियां हैं उनको हम निम्न तरीकों से अलग अलग बांट सकते हैं और इसे कैटेगराइज करके पढ़ना हमारे लिए सुविधाजनक होगा, इसलिए हम इसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, ठीक है। टोटल 6 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। इसके अलावा आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से वो 6 कैटेगरी है जिसमें राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों को डिवाइड करके पढ़ा जा सकता है। ये देखिए, ये कैटेगरी कुछ ऐसा नहीं है लिखा हुआ कि मतलब इस तरीके से डिवाइड या कुछ, ये हमारे पढ़ने की सहूलियत और जानने की सहूलियत के कारण हम इसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति का मतलब काम करने की, कार्यपालिका की शक्ति। आप डायरेक्ट समझिए, कार्यकारी कहने का मतलब कार्यपालिका। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में बेसिक अंतर क्या है। तो राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कार्यपालिका की भी शक्ति है, विधायिका की भी शक्ति है और न्यायपालिका की शक्ति है। तीनों का तीनों शक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत के एक व्यक्ति है जिसके पास निहित होता है और वो होता है राष्ट्रपति। आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति में या किसी संस्था में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों की शक्ति निहित नहीं होती है। तो कार्यपालिका कहने का मतलब कि देश में शासन व्यवस्था किस तरीके से चलाया जाए, इसकी पूरी शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। उसके बाद दूसरा कैटेगरी है विधायिका शक्ति। विधायिका शक्ति का मतलब क्या हुआ? तो विधान बनाना, अर्थात जितने भी नियम कानून बनते हैं वो सारे के सारे राष्ट्रपति के साइन के बाद ही बनते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लेजिस्लेशन से संबंधित शक्तियां हैं, उसे हम लोग एक एक करके भी देखेंगे, बस अभी आप इतना समझ लीजिए। उसके बाद वित्तीय शक्ति। तो आपको पता होगा कि धन विधेयक और वित्त विधेयक जो भी होता है, तो उसमें धन विधेयक जो पारित किया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है, वो राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से लाया जाता है। इसके साथ साथ जो भारत की निधि है, संचित निधि, उस संचित निधि से कोई भी धन की निकासी करना है तो उसके लिए राष्ट्रपति का पूर्वानुमति जरूरी होता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के कंट्रोल में पूरा संचित निधि, आकस्मिक निधि या राष्ट्रपति के कंट्रोल में होता है, ठीक है। तो ये पूरे जो भारत के पैसे पूरा का पूरा ट्रेजरी है उसका मालिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भले ही एग्जीक्यूट वित्त मंत्री करते हैं लेकिन इसका पूरा मालिक राष्ट्रपति होता है। उसके बाद न्यायिक शक्तियाँ। तो न्यायिक शक्तियाँ में हम देखेंगे कि न्यायिक शक्तियाँ में ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज को डेप्यूट करता है, यहाँ तक के कि क्षमादान की भी शक्ति इसे प्राप्त है राष्ट्रपति को। उसे हम एक एक करके देखेंगे। फिर सैन्य शक्तियाँ। आपको बता दें कि पूरे भारत में सैन्य संबंधी जितनी शक्तियाँ हैं, चाहे वो कोर्ट मार्शल के द्वारा दिया गया कोई दंड हो या कोई भी चीज़ हो, वो पूरी की पूरी, यहाँ तक के कि सेना का प्रमुख भी राष्ट्रपति कहलाता है। आप ध्यान रखेंगे, सेना का प्रमुख कौन कहलाता है? राष्ट्रपति। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। सेना का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति, ठीक है ना। देश का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति।
यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की बात है कि जिस तरीके से वास्तविक कार्यपालिका जो है वो प्रधानमंत्री है, उसी तरीके से सेना का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, सेना का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है और देश की वास्तविक शक्ति संभालता है, इसलिए सेना पर अप्रत्यक्ष रूप से उसका कंट्रोल, प्रत्यक्ष रूप से उसका कंट्रोल होता है। लेकिन मेन कंट्रोल किसका है? राष्ट्रपति का। अगर सवाल यह आए कि सेना का प्रधान कौन है, सर्वोच्च सेना का प्रधान कौन है, तो वो राष्ट्रपति। लेकिन अगर राजनीतिक प्रधान कौन है, तो वो प्रधानमंत्री होगा। उसके बाद आपातकालीन शक्ति, ये भारत के राष्ट्रपति के पास में अद्भुत शक्ति है, आपातकाल की शक्ति। इस आपातकाल की शक्ति में होती है कि सारी की सारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है और राजनीतिक व्यवस्था है वो राष्ट्रपति के हाथों में केंद्रित हो जाती है। यहाँ पर पूरा देश, जो अभी हमारा देश संघीय रूप में है कि सेंटर पर केंद्र है और नीचे में राज्य है, तो जो अभी संघात्मक व्यवस्था है वो आपातकाल के समय एकीकृत व्यवस्था हो जाती है और सिर्फ केंद्रीय व्यवस्था हो जाती है। तो ये अद्भुत अधिकार और शक्ति दिया गया है राष्ट्रपति को। आइए हम एक एक करके इन सारे चीज़ों को डिटेल करते हैं, डिटेल में समझते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कार्यकारी शक्ति। तो कार्यकारी शक्ति का मतलब क्या हुआ? हमने पहले ही बताया कि कार्यपालिका से शक्ति, संबंधित शक्ति, अर्थात जो प्रशासन का देख रेख है, प्रशासन कैसे किया जाएगा, वो सारे जो देख रेख है, सारा काम जो है वो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 53(1) में हमने पहले भी पढ़ा था। अनुच्छेद 53 में क्या लिखा हुआ है? 53 में ये लिखा हुआ है, इसके बारे में चर्चा है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का, कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं कर सकता है, ठीक है, या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कर सकता है। तो उसी 53(1) में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका की प्रमुख पूरी की पूरी शक्ति किसे प्रदान है? तो राष्ट्रपति। यह अनुच्छेद किसमें है? 53 में। और कार्यपालिका में मदद करने के लिए राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री, एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। सॉरी, राष्ट्रपति के पास में जो कार्यपालिका की शक्ति है, तो पूरे देश का काम राष्ट्रपति अकेले कैसे करेगा? तो इसके लिए एक सदस्य की नियुक्ति कर, एक मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है, जो इसे राष्ट्रपति को अपने कार्यपालिका की शक्ति को निर्वहन करने में मदद करता है। और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। आप पहले भी आप देखेंगे कि पुराने जमाने में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे, तो नवरत्न हुआ करते थे, तो सभा और समिति का गठन किया जाता था पहले के ज़माने में, राजा महाराज। तो वो जो हमारी मंत्रिपरिषद है वो भी सेम वही है कि हमारे राष्ट्र प्रमुख को, हमारे राजा को सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया जाता है, जिसे हम मंत्रिपरिषद करते हैं। और उस परिषद के मुख्य जो मुखिया होता है उसे प्रधानमंत्री कहते हैं। पहले भी राजा कोई और होता था, प्रधानमंत्री कोई और होता था, सेनापति कोई और होता था, मंत्रिपरिषद में कोई और लोग भाग लेते थे। तो वही सेम व्यवस्था आज यहाँ भी, हमारे यहाँ भी लागू है। ठीक है, तो ये मंत्रिपरिषद की व्यवस्था किस में की गई है? अनुच्छेद 74 में। कई बार पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? तो ये 74 में लिखा गया है। जब हम लोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद देखेंगे तो वहाँ फिर इसे रिवाइज करेंगे। आप देखिए, याद मत कीजिएगा, आप हमारे लेक्चर को देखिए, सुनिए, इसे एक 2 बार सुन लीजिए, 2 बार 3 बार सुन लीजिएगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। इसके साथ आप किताब जरूर पढ़िए। बिना बुक स्टडी के आप कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बीपीएससी या कोई भी स्टेट कमीशन जैसे जो मतलब वनडे एग्जाम नहीं है, वैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है वो बाइबल होती है, क्योंकि इसमें सारा कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो ये मोटी किताब, लेकिन आप इसे अपने हिसाब से, जो सिलेबस है, जो आने वाला है क्वेश्चन, उसको दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आप इस किताब को पढ़िए। पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समस्त शासन संबंधी कार्य, यहाँ तक विदेश कार्य सारे राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। विदेश कार्य करने का मतलब जितने भी कार्य जो विदेशों में जितनी संधियां की जाती है, विदेशों से बायलैटरल टॉक, ट्राइलैटरल टॉक जितने भी होता है, द्विपक्षीय वार्ता, त्रिपक्षीय वार्ता, ये सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। ये किसके नाम पे होते हैं? तो राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। समस्त शासन व्यवस्था और विदेश कार्य से संबंधित सारा काम राष्ट्रपति के नाम पर होता है। तो आप समझ लेते हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ क्या होता है? एक मुखौटा होता है जो ये पूरे काम को करवाते हैं। वास्तविक शक्ति तो, या ये कहें कि मेन काम प्रधानमंत्री करता है, लेकिन ये मेन काम प्रधानमंत्री किसके कहने पर करता है या किसके हिसाब से करता है? तो वो हमारा राष्ट्रपति हो गया। यहाँ पर देखिए, बहुत ही
मतलब हमारे संविधान में बहुत अजीब तरीके की बातें की गई है। यहाँ पे प्रमुख तो राष्ट्रपति को बना दिया गया और बाकी सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री को दे दी गई। सारा काम जो है वास्तविक शक्ति का यूटिलाइजेशन वास्तविक रूप से अगर कोई करता है तो प्रधानमंत्री, जैसे कहते हैं ना कि जो शक्ति का ओरिजिनल मजा लेता है वो प्रधानमंत्री लेता है, ठीक है, और कष्ट कौन करता है तो नाम किसका होता है तो राष्ट्रपति का होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये एकदम ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री वास्तविक रूप से किसी कार्य को अंजाम देता है और राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक रूप से प्रमुख होता है। चलिए नेक्स्ट, यह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है, तो ये भी कार्यकारी शक्ति में इसका आ गया। उसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, ये देखिए अंतर्राज्यीय परिषद क्या होता है। अंतर्राज्यीय परिषद होता है कि एक या एक से अधिक राज्य को मिला करके, ठीक है, वो एक परिषद का निर्माण किया जाता है जिससे संघ और राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित रहे। अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में हम लोग आगे बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, तो बस आप अभी इतना देखिए कि अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने का अधिकार किसको होता है तो राष्ट्रपति को होता है, ठीक है। उसके बाद प्रशासक के माध्यम से संघ क्षेत्र का यह प्रशासन करता है, अर्थात जितने भी संघ क्षेत्र हो गए, पुद्दुचेरी, दिल्ली, अंडमान निकोबार या जो भी हो गए, वो सारे में प्रशासन जो है वो राष्ट्रपति प्रशासक के माध्यम से करता है, अर्थात प्रशासक को वहाँ पर डिप्यूट किया जाता है और इनडायरेक्ट रूप से राष्ट्रपति वहाँ पर शासक करता है। आप यहाँ तक देखेंगे कि राष्ट्रपति को किसी भी अनुसूचित क्षेत्र में शासन करने का अधिकार होता है और राष्ट्रपति किसी भी अनुसूचित क्षेत्र पर कोई भी नियम कानून बना करके उसे लागू करवा सकता है, ये राष्ट्रपति के पास में अधिकार होता है। यहाँ तक एक और चीज़ है कि कोई भी क्षेत्र, जैसे राज्य, जैसे बिहार है, अब मान लिया कि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि बिहार का जहानाबाद जो है वो अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए, तो वो राष्ट्रपति के पास में यह अधिकार है कि वो किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर सके। आपको एक चीज़ बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एसटी जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होता है वो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है। क्या है, ट्राइबल क्षेत्र जो है वो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है और एससी शेड्यूल कास्ट से संबंधित जो क्षेत्र है वो बाकी इंडिया से रिलेटेड है। कारण क्या होता है कि बाकी जैसे भारत में अगर बिहार में अगर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र मतलब अगर जारी किया जाएगा कि ये ना अनुसूचित क्षेत्र है तो उसे अनुसूचित जाति क्षेत्र एससी क्षेत्र कहेंगे, वो ट्राइबल क्षेत्र नहीं, जनजाति क्षेत्र नहीं कहा जाएगा, बल्कि उसे अनुसूचित क्षेत्र कहेंगे। कारण क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल लोग हैं, थोड़ा सा विषय से विषयांतर हो रहे हैं, थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए। नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे एसटी लोग हैं या ये जो भी उधर के जनजाति लोग हैं, वो समाज के विकास के मुख्य धारा से उतना जुड़ नहीं पाए हैं, जिसके कारण आज भी उनकी ज़िंदगी जो है बहुत हद तक के पिछड़ी है। इसके कारण उन्हें एक स्पेशल जनजातीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और वही भारत के अन्य हिस्सा में जो अनुसूचित जनजाति है या जो जनजातीय क्षेत्र है या जो जनजातीय वर्ग के लोग हैं, वो बहुत हद तक के विकास के मुख्य धारा में सम्मिलित होने लगे हैं। इसके लिए एक अलग व्यवस्था की गई है। आप संविधान में भी देखेंगे तो अनुसूची 5वीं अनुसूची में आसाम, त्रिपुरा, मेघालय ये सब को छोड़ करके अन्य राज्यों के लिए अनुसूचित क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है और 6ठी अनुसूची में आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। तो ये आप देखिएगा, इसके लिए एक अलग अनुसूची की ही व्यवस्था कर दी गई है। हम लोग आगे अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, उसके साथ साथ कार्यकारी शक्ति में वित्त आयोग का भी गठन करता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है वित्त आयोग का गठन करना, महान्यायवादी का नियुक्ति करना, महानियंत्रक लेखाकार परिषद का परीक्षक का नियुक्ति करना, ये सारा का सारा जो है वो राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्ति में सम्मिलित होता है, ठीक है। यहाँ तक के कि किसी भी विधायिका के प्रस्ताव, संघ के प्रशासनिक कार्य के संबंधित जानकारी वो प्रधानमंत्री से कभी भी मांग सकता है। तो ये हो गया हमारा कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति कहने का मतलब कार्यपालिका की शक्ति। तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति एक मंत्रिपरिषद से करता है और उस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसके साथ साथ जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं वहाँ पर प्रशासक या उपराज्यपाल के माध्यम से वो शासन करता है। साथ ही साथ अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र का भी हेड, मुखिया कौन होता है तो हमारा राष्ट्रपति ही होता है और किसी भी क्षेत्र को वो अनुसूचित जाति जनजाति का घोषणा कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हुई, आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विधायिका की शक्ति।
विधायी शक्ति का मतलब क्या होगा? सबसे बड़ा इसका आप समझिएगा कि विधायी शक्ति में सबसे बड़ी पॉइंट जो आती है वो ये आती है कि कोई भी विधान, अच्छा इससे पहले आप एक चीज समझिए कि हम लोग समझते हैं अधिनियम, हम लोग हमेशा सुनते हैं कि एक्ट बन गया, जैसे अभी रिसेंटली ये आया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीएए आया। पहले सीएबी था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, बाद में ये एक्ट बन गया। तो ये बिल और एक्ट क्या है? देखिए, जो अगर कोई भी प्रस्ताव किसी सदन में पेश किया जाता है प्रस्ताव, तो उसे विधेयक कहते हैं, अर्थात बिल कहते हैं। जब वो पास नहीं होता है बल्कि उसे पेश किया जाता है तो उस समय उसे बिल या विधेयक कहते हैं। और जब वो लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा से पारित हो गया और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं, तब जाकर के वही बिल और वही प्रस्ताव, वही विधेयक इसे अधिनियम कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं? अधिनियम कहने लगते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो जो बिना पास जब तक राष्ट्रपति का साइन नहीं होता उसे बिल कहते हैं, और राष्ट्रपति के साइन के बाद उसे ही क्या कहते हैं? एक्ट कहते हैं, अधिनियम कहते हैं। तो कोई भी जो बिल है, कोई भी प्रस्ताव या कोई भी विधेयक, अधिनियम तब बनता है जब राष्ट्रपति उस पर साइन करे। तो ये सबसे बड़ा विधायी शक्ति राष्ट्रपति का है, आप ध्यान करिएगा। यहाँ तक है कि संसद का हिस्सा भी राष्ट्रपति, आपको पहले ही बताए थे, पिछले लेक्चर में बताए थे कि संसद 3 चीज से मिलकर के बना हुआ है, एक प्रेसिडेंट से, एक लोकसभा से, एक राज्यसभा से। तो लोकसभा राज्यसभा में बिल पर चर्चा की जाती है और यहाँ से जब पास हो गया तो राष्ट्रपति के पास आता है। वहाँ पर राष्ट्रपति के पास में अलग अलग अधिकार है, वो चाहे तो प्रस्ताव पर या विधेयक पर अपना सहमति दे सकता है, नहीं दे सकता है, अलग अलग विटो पावर भी दिए गए हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले विधायी शक्ति में वो समझ गए। इसके अलावा संसद की बैठक बुलाना या सत्रावसान करना, ये किसका काम है? तो ये राष्ट्रपति का काम है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ऐसे आगे हम लोग देखेंगे लोकसभा में। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि संसद का स्थगन, स्थगन कहने का मतलब कि कुछ समय के लिए, कुछ मिनट के लिए या कुछ दिन के लिए अगर संसद के कार्य को स्थगित कर दिया गया, ठीक है ना, तो ये स्थगित करने का जो जिम्मेवारी है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास में होता है, अर्थात स्पीकर के पास में होता है। ठीक है, लेकिन संसद के सत्रावसान कर देना, सत्रावसान कहने का मतलब कि अभी जो सत्र हमारा चल रहा है, मान लीजिए कि 3 सत्र चलता है, तो अभी जो हमारा सत्र चल रहा है, ग्रीष्मकालीन सत्र चल रहा है, अब ये खत्म करना, ये किसके पास में अधिकार है? तो ये अधिकार है राष्ट्रपति के पास। या संसद की बैठक बुलाना, जब कभी दिल करे तो ये संसद का बैठक बुला सकता है। तो संसद की बैठक बुलाना या सत्रावसान करना राष्ट्रपति को अधिकार है, लेकिन स्थगित करना ये लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार है। यह आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछते रहता है। यहाँ तक कि लोकसभा का विघटन भी कर सकता है, लेकिन जनरली लोकसभा का विघटन वो प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है। अगर प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद ये सलाह कर दे कि हाँ लोकसभा का विघटन कर दीजिए, तो लोकसभा का विघटन कर देता है। तो ये लोकसभा के विघटन करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। यहाँ तक कि संसद का संयुक्त अधिवेशन का आह्वान भी राष्ट्रपति ही करता है। संयुक्त अधिवेशन क्या है? आपके मन में आ रहा होगा कि संयुक्त अधिवेशन क्या है। तो देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि कई बार ये लोकसभा है या राज्यसभा है, कोई एक विधेयक आया, लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा और लोकसभा के बीच में मान लिया जाए किसी विधेयक को लेकर के गतिरोध उत्पन्न हो गया, दोनों में विरोध उत्पन्न हो गया। तो वैसे में राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? संयुक्त अधिवेशन का किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत यह अधिकार है कि वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त बैठक बुला सकता है और बोलेगा कि हाँ भाई आइए आप लोग सामूहिक रूप से इस पर चर्चा कीजिए। और आपको पता है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, 545 है वर्तमान में, और राज्यसभा में 245 है। तो लोकसभा चूंकि ज़्यादा है और इस कारण बहुमत मिल जाता है, इस कारण अधिकतर समय में जब संयुक्त बैठक की बात होती है तो लोकसभा की विजय हो जाती है। ठीक है, तो ये जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो अनुच्छेद 108 में है। हम लोग आगे देखेंगे धन विधेयक में या संविधान संशोधन में, 2 चीज में, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक, यह 2 चीज में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी हम लोग इससे विस्तार में चर्चा करेंगे, अभी बस एक ओवरव्यू दे रहे हैं। इसके साथ साथ आप ध्यान रखिएगा कि संयुक्त बैठक जब होता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा आपस में मिलकर के जब चर्चा करते हैं, तो इसका अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ना कि राज्यसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का, सॉरी, लोकसभा स्पीकर इसका अध्यक्षता करता है। ठीक है, बात आगे समझ में? चलिए, हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त अधिवेशन कभी होता है तो उसका अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज़्यादा है तो डोमिनेंट होते हैं वो,
तो इस कारण लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी लोकसभा का चुनाव हुआ और प्रथम बैठक जब होता है तो उस बैठक का जो संबोधन होता है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। यद्यपि मंत्रिपरिषद द्वारा उससे रिलेटेड सारा कुछ दिया रहता है, सारा मैटर वो मंत्रिपरिषद लिख करके देता है, लेकिन वो संबोधन जो है वो राष्ट्रपति करता है। कभी भी जब कभी लोकसभा का चुनाव हो और सरकार पहली बार गठन हो सरकार का, और संसद का पहला जब सत्र स्टार्ट हो, फर्स्ट डे हो, उस दिन राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण देता है। यह ध्यान रखिएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, हर एक साल, एवरी ईयर, हर एक साल जब संसद का बैठक होता है उस समय राष्ट्रपति क्या करता है? संबोधन करता है। तो हर एक साल प्रथम अधिवेशन पे और प्रत्येक नए चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा, देखिए आप हर किसी को पता है कि लोकसभा में एक लोकसभा अध्यक्ष होता है जिसे स्पीकर कहते हैं हम लोग, और राज्यसभा में एक राज्यसभा का सभापति होता है जो उप प्रेसिडेंट होते हैं, अर्थात उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष आम सदस्य में से चुना जाता है, लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष एक अलग चुनाव होता है और वो वाइस प्रेसिडेंट अर्थात उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो मान लिया जाए कि किसी कारणवश लोकसभा का अध्यक्ष का पद खाली है या राज्यसभा के अध्यक्ष का पद खाली है, सभापति के पद खाली है स्पीकर का, तो वैसे कंडीशन में राष्ट्रपति किसी भी मेंबर को उस सदन के, जैसे लोकसभा है तो लोकसभा के किसी मेंबर को, और राज्यसभा है तो राज्यसभा के किसी मेंबर को, जिसे वो उचित समझे उसे सभापति का अर्थात स्पीकर का पदभार दे सकता है। तो ये राष्ट्रपति के पास में ही शक्ति है कि वो किसी मेंबर को अध्यक्ष बना सकता है। अगर अध्यक्ष पद और उपाध्यक्ष पद रिक्त रहे तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद पर किसी भी व्यक्ति को बैठा सकता है, यह ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ कुछ विधेयक जैसे राज्य में का सीमा परिवर्तन करना या नए राज्य का गठन करना या संचित निधि से संबंधित व्यय, भारत में 3 निधि हैं, संचित निधि, आकस्मिक निधि, ठीक है ना। और तो यहाँ पर जो संचित निधि होता है, अगर संचित निधि पर कोई व्यय करना है तो इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की जरूरत है। अगर किसी राज्य का पुनर्गठन करना है, नाम परिवर्तन करना है, सीमा में परिवर्तन करना है, तो इसके लिए भी राष्ट्रपति के पहले अनुमति की जरूरत होती है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर का जो राज्य पुनर्गठन आयोग बिल लाया गया, राज्य पुनर्गठन बिल विधेयक लाया गया, तो इसके लिए राष्ट्रपति से पहले अनुमति लिया गया था, उसके बाद इसे लाया गया, ठीक है। चलिए, तो ये भी है राष्ट्रपति की शक्ति है। उसके बाद राष्ट्रपति के सहमति के बाद ही कोई भी विधेयक कानून बनता है, ये भी आप जान गए। इसके साथ साथ आपको एक और चीज बता देते हैं, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो लोकसभा और राज्यसभा में कुछ लोगों को मनोनीत करता है। अगर मतलब भारत में 2 तरीके से लोग संसद सदस्य बन सकते हैं। पहला तो निर्वाचित होकर के, कि चुनाव में भाग लिया और चुनाव से जीत गए, और दूसरा मनोनीत होकर के, अर्थात राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। तो नॉमिनेट करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति की, वो भी विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति के नॉमिनेट करने की शक्ति वो भी विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 331 के अंतर्गत लोकसभा में 2 सदस्य को नॉमिनेट करता है, और वो 2 सदस्य कौन होते हैं? तो एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय समुदाय से। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व सही नहीं है, अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, वो उनकी कमी है, तो वो 2 व्यक्ति को वहां पर नॉमिनेट कर सकता है, आप ध्यान रखिएगा। और इसके साथ राज्यसभा में 12 व्यक्ति, लोकसभा में 2 व्यक्ति और राज्यसभा में 12 व्यक्ति को नॉमिनेट करने का अधिकार है। और वो 12 व्यक्ति कहां से नॉमिनेट होंगे? तो कला से, साहित्य से, पत्रकारिता से, विज्ञान से या सामाजिक कार्य से, इनमें से किसी भी क्षेत्र से किसी व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाता है। जैसे आप सचिन तेंदुलकर को देखें या आप किसी भी फिल्म एक्टर को देख लें, ठीक है ना। इनको जो नॉमिनेट किया जाता है, ये सारे के सारे किससे होते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, पत्रकारिता, विज्ञान या सामाजिक कार्य के क्षेत्र से। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अनुच्छेद 80(3) के अंतर्गत। लोकसभा में 2 सदस्य को नॉमिनेट करता है और राज्यसभा में 12 सदस्य को नॉमिनेट करता है। तो ये भी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। इसके अलावा और भी शक्ति है, जैसे आप जैसे मान लिया जाए, यहाँ पे मान लिया जाए कि कोई भी
हमारा सदन, लोकसभा या राज्यसभा, मान लीजिए क्या लोकसभा किसी प्रस्ताव को पारित कर दिया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा के भी किसी प्रस्ताव को पारित कर दिया, तो वो कहाँ जाएगा? अब राष्ट्रपति के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट उसके पास में वो शक्ति प्राप्त है कि वो चाहे तो उस पर अपना हस्ताक्षर कर सके या नहीं कर सके। तो इस तरीके से 3 शक्ति प्राप्त है प्रेसिडेंट को। कितनी शक्ति प्राप्त है? 3 शक्ति। अनुच्छेद 111 के हिसाब से ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को किसी भी जो लोकसभा या राज्यसभा द्वारा पारित होकर के कोई भी विधेयक आता है तो उस पर वो अपना डिसीजन जो देना चाहे उसके लिए अनुच्छेद 111 में लिखा हुआ है। और वो अनुच्छेद 111 में क्या लिखा हुआ है? वहाँ पर लिखा हुआ है कि पहला, राष्ट्रपति अपना सहमति दे दे अर्थात साइन कर दे। दूसरा, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा दे। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला कि राष्ट्रपति अपना साइन दे दे, या हो सकता है उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दे, और तीसरा उसे अपने पास सुरक्षित रख ले, अपने पास रख ले, ना मतलब साइन करे ना लौटाए। ये 3 ताकत उसके पास होता है अनुच्छेद 111 के हिसाब से। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान ले कि साइन कर दिया तब तो ठीक है, अगर वो साइन नहीं किया बल्कि संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया कि हाँ ठीक है भाई आप इसको पुनर्विचार कीजिए, और अगर संसद दोबारा पुनर्विचार करके लौटाती है तो फिर राष्ट्रपति को साइन करना बाध्यकारी है। फिर वो बाध्यकारी है कि राष्ट्रपति साइन करेगा ही है। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राष्ट्रपति को बाध्यकारी बना दिया गया था कि कोई भी लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी ये चीज जाता है तो उसे बाध्यकारी बना दिया गया था। लेकिन बाद में 1978 में इसे बता दिया गया कि नहीं, एक बार पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा सकता है। तो ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 111 के अंतर्गत किसी भी विधायन पर, किसी भी विधेयक पर वो 3 तरीके से अपना डिसीजन ले सकता है। इसके अलावा जब राज्यपाल, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति को एक और बहुत महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है कि जिस तरीके से केंद्र स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक होता है तो राष्ट्रपति के पास में ऑप्शन है, उसी तरीके से जब राज्य विधानसभा किसी विधेयक को पारित करती है तो राज्यपाल के साइन के बाद ही वो कानून बनता है। तो राज्यपाल के भी पास अनुच्छेद 200 के हिसाब से, आर्टिकल 200 के हिसाब से 4 प्रकार का अधिकार प्राप्त है। पहला अधिकार क्या प्राप्त है कि वो साइन कर सकता है विधेयक पर। दूसरा अधिकार प्राप्त है कि वो उसे अपने पास सुरक्षित रख सकता है। तीसरा अधिकार प्राप्त है कि वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और चौथा अधिकार प्राप्त है कि वो राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है। बात आ गई समझ में? राज्यपाल के पास भी अनुच्छेद 200 के अंतर्गत, राष्ट्रपति को तो 111 के अंतर्गत है, जब हम लोग राज्यपाल पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी थोड़ा आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल चाहे तो साइन कर दे, या चाहे तो अपने पास सुरक्षित रख ले, या पुनर्विचार के लिए लौटा दे, या राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रख दे। अब वैसे कंडीशन में जब वो राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रखता है तो राष्ट्रपति के पास एक और पावर आ गया कि राज्य संबंधित पर वो अपना अधिकार या कुछ भी दे सकता है। तो इसके लिए राष्ट्रपति को आर्टिकल 201 के हिसाब से ताकत प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 201 के हिसाब से ताकत प्रदान किया गया है। और उसमें लिखा गया है कि वो चाहे तो अपना हस्ताक्षर कर दे, चाहे तो पुनर्विचार के लिए लौटा दे, या चाहे तो अपने पास सुरक्षित रख ले। ये 3 अधिकार राष्ट्रपति को पुनः दिया गया है 201 में। और जिस तरीके से आप देखते हैं कि 111 में अगर संसद को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति लौटाता है और दोबारा पुनर्विचार करके राष्ट्रपति के पास अगर कोई विधेयक आता है तो राष्ट्रपति को साइन करना बाध्यकारी हो जाता है। यहाँ राज्य के लिए वो अप्लीकेबल नहीं होता है। अर्थात अगर कोई राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और दोबारा राज्य विधानमंडल उसमें संशोधन या बिना संशोधन के जब राष्ट्रपति को पास देता है तो राष्ट्रपति के पास बाध्यकारी नहीं है, राष्ट्रपति को बाध्यकारी नहीं है कि वो उस पर साइन करे ही। तो ये राज्य वाले में और संसद वाले में अंतर है, आप इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये अनुच्छेद 111 नहीं बल्कि अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति को शक्ति है। ये हमने डिटेल में आपको बताया, बाकी हम लोग राज्यपाल वाले चैप्टर में या राज्य विधानमंडल के वाले चैप्टर में भी इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप समूह, दादर नगर हवेली, इसके लिए नियम भी बना सकता है राष्ट्रपति। ये भी इसके विधायी शक्ति में
है। यहाँ तक कि किसी अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति से संबंधित क्षेत्र में भी वो नियम बना सकता है। ठीक है। या और एक और चीज बताते हैं, नियंत्रक, महालेखाकार परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, ये जितने भी आयोग होते हैं, इन पूरे आयोग को इसके जो रिपोर्ट होते हैं वो संसद के सामने कौन रखता है? तो राष्ट्रपति। ये ध्यान रखिएगा, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वित्त आयोग के रिपोर्ट को संसद के समक्ष कौन प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति। कैग के रिपोर्ट को कौन प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही हमने आपको बता दिया कि कोई भी विधेयक जो संसद द्वारा पारित होता है तो राष्ट्रपति के पास में ऑप्शन होता है कि वो अपने पास सुरक्षित रख ले, या स्वीकृति दे दे, या पुनर्विचार के लिए लौटा दे। और पुनर्विचार से आने के बाद वो उस पर स्वीकृति देना अनिवार्य होता है, यह अनुच्छेद 111 में बताया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति को संसद के समान ताकत प्राप्त है। कब प्राप्त है? तो जब हमारा संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, उस समय राष्ट्रपति को एक विशेष पावर प्राप्त है, और वो अध्यादेश का। वो क्या पावर प्राप्त है? अध्यादेश का। और अध्यादेश की एक ऐसी शक्ति है जो संसद के किसी कानून के इक्वल होता है। जो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो क्या है? वो एक तरह से मान के चलिए कि संसद का बनाया गया कानून ही है। जितना संसद का द्वारा बनाया गया कानून अप्लीकेबल होता है, उतना ही ताकत राष्ट्रपति के अध्यादेश का होता है। और यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में है। ये आप ध्यान रखिएगा, यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस में है? तो अनुच्छेद 123 में है। हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। 111 में क्या है? तो राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर, संसद द्वारा पारित विधेयक पर अपना डिसीजन दे सकता है। इससे संबंधित जो प्रस्ताव, इससे संबंधित जो चर्चा की गई है वो अनुच्छेद 111 में की गई है। अनुच्छेद 201 में अगर विधानमंडल से राज्यपाल, कोई विधानमंडल का बिल कोई राज्यपाल राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रखता है, तब राज्य के लिए राष्ट्रपति को जो अधिकार प्राप्त है वो 201 में बताया गया है। 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। और ये अध्यादेश जो है वो अधिकतम 6 महीना तक होता है। यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि अध्यादेश की अवधि 6 महीना क्यों होती है? क्योंकि आप सभी को पता है कि संसद का 2 सत्र के बीच में हाईएस्ट 6 महीना का गैप होना चाहिए। अर्थात अगर कोई सत्र जनवरी में 31 जनवरी को ख़त्म हुआ है तो 31 जुलाई के पहले पहले उस सत्र को आ जाना चाहिए, अर्थात संसद की दोबारा मीटिंग हो जाना चाहिए। अर्थात हाईएस्ट जो संसद का गैपिंग है वो 6 महीना तक रह सकता है। अब मान के चलिए आज 31 जनवरी को संसद का सत्र समाप्त हो गया, और अचानक 31 जनवरी को सरकार को लगा कि एक अर्जेंट मुद्दा पर अध्यादेश जारी करना या नियम लाना जरूरी है। तो वो क्या करेगा? संसद का सत्र तो है नहीं, फिर वो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करवाएगा। और मान लिया जाए किसी कारणवश 6 महीना तक संसद का सत्र नहीं आया और वो जुलाई में आया, तो आप समझिए कि वो जुलाई में जब संसद का सत्र बैठेगा 31 जुलाई के पहले, तो उस बीच में कितना गैप हो गया? तो 6 महीना का गैप हो गया ना, क्योंकि संसद का सत्र 6 महीना तक हाईएस्ट चलता है। तो ये 6 महीना तक इसकी अवधि होती है। अगर उससे पहले संसद का सत्र आ गया, जैसे अभी जनवरी में हम अध्यादेश जारी किए और संसद का सत्र मार्च में बैठ गया मान लीजिए, तो उसके पहले 3 महीना के पहले आ गया, तो जैसे ही संसद का सत्र पहले बैठ गया, तो जिस दिन से बैठा उसके 6 सप्ताह के अंदर उस विधेयक का अनुमोदन होना जरूरी है। अर्थात उस विधेयक से संबंधित प्रस्ताव संसद में पारित करवाना जरूरी है, लोकसभा और राज्यसभा से, नहीं तो वो विधेयक 6 सप्ताह के अंदर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब आप ये समझे कि अगर संसद नहीं बैठ रहा है तो हाईएस्ट 6 महीना तक चलेगा विधेयक, और अगर संसद पहले बैठ गया या कभी भी संसद बैठा तो संसद के प्रथम बैठक से 6 सप्ताह के अंदर उस विधेयक को, उस अध्यादेश को पास करवाना जरूरी है, और नहीं पास होता है तो वो जो अध्यादेश है, जो ऑर्डिनेंस है, वो स्वतः समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से अगर कोई आपसे पूछे कि कोई एक अध्यादेश अधिकतम कितने अवधि तक के जिंदा रह सकता है, जीवित रह सकता है, तो पहले आप समझिए, सबसे पहला तो हाईएस्ट 6 महीना तक। मान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा की हाईएस्ट जो बैठक है वो 6 महीना बाद हुआ, तो पहला तो 6 महीना तक, और प्रथम बैठक के बाद 6 सप्ताह और, तो कोई भी अध्यादेश हाईएस्ट 6 महीना प्लस 6 सप्ताह, इतने दिन तक के वो जीवित रह सकता है या लागू रह सकता है। इसके पहले संसद कभी भी चाहे तो इस अध्यादेश को प्रस्ताव पारित कर साधारण बहुमत से खत्म कर सकती है। ये संसद को मतलब अधिकार है। हाईएस्ट 6 महीना प्लस 6 सप्ताह,
और कभी भी चाहे तो कभी भी। और अगर कोई सवाल आपसे ये पूछे कि संसद के बैठक होने के बाद, अधिवेशन के बाद कितने दिन के बाद अध्यादेश समाप्त हो जाता है, तो 6 सप्ताह, और अध्यादेश के अधिकतम सीमा क्या है, तो 6 महीना, क्योंकि 6 महीना के अंदर संसद का बैठक होना अनिवार्य है। आई होप आप इस पूरे प्रकरण को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये हमारा पूरा का पूरा कहानी है। तो विधेयक जो पारित करने की शक्ति है वो तब पारित किया जाता है जब संसद जो है सत्र में हो। तो आई होप आप आज के क्लास में ये समझने में सफल हो गए होंगे कि कार्यकारी शक्तियां कितनी है, क्या क्या है। आज एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने देखा कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के बारे में हमने देखा, जिसके अंतर्गत वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, उसी के नाम पर सारे काम धाम करवाए जाते हैं, ठीक है ना। जितने भी विदेशी, जितने भी संधि होते हैं या मैत्री होते हैं या जितने भी तरीके का प्रस्ताव पारित किया जाता है, जो भी किया जाता है वो राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रियों की नियुक्ति करता है, महालेखाकार परीक्षक, कैग, उसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग या जितने भी है इस तरीके के महिला आयोग जितने भी है, उन सब के प्रमुख का मनोनयन भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। प्रशासक के माध्यम से संघ क्षेत्रों का प्रशासन भी करता है, ठीक है। वित्त आयोग का गठन भी करता है। तो इस तरीके से सारा का सारा ये कार्यपालिका शक्ति देख लिया हमने। उसके अलावा विधायिका शक्ति देखा। यहाँ पर हमने ये देखा कि कोई भी जो प्रस्ताव है जब तक राष्ट्रपति का साइन नहीं होता वो कानून नहीं बनता। किसी भी संसद की बैठक को बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है, संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है, ठीक है। जब संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करेगा उसमें अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इस तरीके से हमने सारा कुछ देख लिया। लोकसभा और राज्यसभा का अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो किसी सदस्य को बना सकता है, ठीक है ना। राज्य सीमा से संबंधित विधेयक या कोई भी संचित निधि से संबंधित विधेयक कोई अगर आता है तो राष्ट्रपति के पूर्वानुमति पर आता है। राज्यसभा और लोकसभा में राष्ट्रपति को सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार है। तो इस तरीके से हमने देख लिया। उसके बाद हम ये भी देख लिए कि किस तरीके से कोई भी प्रस्ताव जो पारित होता है, विधेयक जो होता है, उस पर राष्ट्रपति किस तरीके से काम कर सकता है। तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत उसको अलग अलग शक्तियां प्राप्त है। अगर वही कोई राज्य विधानमंडल का कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा है तो उसके लिए 201 के अंतर्गत शक्ति प्राप्त है। ये हमने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही चर्चा से देख लिया। ये भी देखा कि अध्यादेश क्या होता है, ये किन परिस्थितियों में पारित किया जाता है और इसकी अवधि क्या होती है। तो ये सारा कुछ हमने चर्चा कर लिया। अब हम शक्ति के बारे में और सैन्य शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ आपातकालीन शक्ति के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें अन्य शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। यह लेक्चर हमारा आज यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।